नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। कल लेट हो गए थे, आज जल्दी। बात खबरों पे ही की जाएगी। कई खबरें हैं। एक खबर यह है कि पिछले दिनों हमने जैसे कि चर्चा की थी कि बजट पेश किया गया था, उसमें 12 लाख तक की इनकम को, मतलब आय को, आयकर से छूट दी गई है यदि आपकी इनकम 12 लाख है। तो इस पे अब हमने बात की थी उसी दिन, बजट वाले दिन ही लाइव होके। तो 12 लाख की मैंने कहा था कि उस दिन की हेडलाइन दी गई थी। बाकी बजट की हालत क्या है। बजट की हालत ये है कि बजट पे किस सेक्टर के लिए क्या प्रावधान किया गया है ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता है। और रेलवे का बजट एकदम से गायब है कि रेलवे में क्या होगा क्या नहीं होगा, रेल लाइन कहाँ बनेगी, गाड़ी कौन सी चलेगी, क्या नहीं होगा, ये कुछ नहीं है। मतलब रेल बजट के एक तो पहले इस सरकार ने रेल बजट को बजट में सम्मिलित कर दिया। अलग से पहले रेल बजट आता था और उसका अपना एक महत्व था, और फिर रेल के लिए काफ़ी काम होते थे। बाद में वो चीज़ें बिल्कुल डंप कर दी गई और ये आम बजट में उसको ले आए। और इस बार के बजट में तो कमाल कर दिया गया कि रेल बजट पे ना कोई प्रस्ताव ना कोई प्रावधान, कुछ नहीं। किस स्टेट में कहाँ क्या होगा, किस स्टेट को कितना क्या मिला है, क्या योजना है, क्या परियोजना है, कुछ भी अता पता नहीं था। तो हालत ये हो गई कि कल रेल मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन करनी पड़ी इस सभी राज्यों के साथ, और ये बताना पड़ा कि किस राज्य को क्या मिल रहा है या क्या मिलने जा रहा है, क्या दे रहे हैं, ऐसा करना पड़ा। फिर पीआईबी के माध्यम से उसकी जो है खबर रिलीज करनी पड़ी कि कैसे क्या है। हालांकि बजट में ऐसा कोई कहीं चीज़ नहीं है। तो ये एक बड़ा, मतलब हम क्या कहें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी एक जो इतना बड़ा सेक्टर है परिवहन का, जिस पे इतनी बड़ी आवागमन लोगों का निर्भर है, जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ता है। लोग यहाँ से वहाँ आते जाते हैं। ऐसे नेटवर्क की जो अहमियत है वो इस तरह कर दी गई है कि जो काफ़ी चिंताजनक बात है, और चिंता की स्थिति में आ गई है कि बजट आता है तो उसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, और फिर रेल मंत्री को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता है कि ये है। तो इससे अच्छा तो पहले ही था, जब बजट से पहले रेल बजट आता था तो पता चलता था कि रेलवे कितना कमाया, कितना जो है घाटे में है, कितना मुनाफे में है, कहाँ क्या एक सालों में हुआ, अगले एक सालों में क्या होगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। नई ट्रेनों का ऐलान होता था, नए रूट का ऐलान होता था, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं होगा, मरम्मत, किराया, इन सब की बातें होती थी। एक पारदर्शी तरीके से सब चीज़ें होती थी। अब किराया बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता, ट्रेन चल जाती है, पता ही नहीं चलता कौन सी ट्रेन कहाँ चलेगी नहीं चलेगी, कुछ नहीं। एक मन मर्जी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ऐसा बना दिया गया है। तो ये कोई, इसे अच्छा सिस्टम नहीं कहा जाएगा किसी भी सूरत में। इसे कोई भी जो तर्कशील, बुद्धिमान, प्रगतिशील आदमी होगा इसको कभी भी अच्छा सिस्टम नहीं कहेगा। तो ये सब चल रहा है और ये स्थिति है। ये एक और चल रहा है खबर, सोशल मीडिया से लेके अखबारों तक में चल रहा है। बजट के बाद इसी आयकर छूट पे प्रधानमंत्री जी का अपना एक बयान आ गया कि नेहरू के समय में होते तो ये जो 12 लाख है इसमें से
आपके 10 लाख जो है टैक्स में ही चले जाते, या कुछ इस तरह का बयान था कि हमने ऐसा कर दिया और उस समय होते तो ऐसा हो जाता। तो इस पे काफ़ी मीम बने, काफ़ी लोगों ने चर्चा की, सोशल मीडिया में भी काफ़ी इस पे चर्चाएं चल रही है। तो ये बयान वैसे काफ़ी मतलब सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहते हुए व्यक्ति को इस तरह से बहुत सरलीकृत बयान नहीं देना चाहिए था। तो अब ये एक मतलब बहुत क्या कहें, बहुत सरलीकृत बयान था। बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, लेकिन उन्होंने दे दिया। चुनावी मोड़ में जो है दिल्ली में इस तरह की चीज़ें कर दी। तो इस पे कुछ फैक्ट भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। जैसे ये बताया जा रहा है कि 1964 और 2023 की तुलना की जा रही है। तो 1964 मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, 2023 जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो दोनों की तुलना करते हुए ये चल रहा है। और ख़ास करके TCH है, अशोक पांडे जी का चैनल है, उन्होंने भी अपने फेसबुक पोस्ट पे ये लिखा है, और इनकी ये पोस्ट बहुत जगहों पर जो है वायरल हो रही है। तो इन्होंने बताया कि 1964 में जो तनख्वाह लोगों की होती थी वो 1500 रुपये होती थी, 1500 रुपया। और 2023 में जो तनख्वाह है वो बताया है इन्होंने 2,80,000। तो 2,80,000 मिलेगा तो 12 लाख फिर आप छूट दे रहे हैं। जब 2,80,000 मिल रहा है, जब तनख्वाह ही 1500 मिलेगी तो उस पर क्या ही छूट मिलेगी। तो दीपक बोहरा जी कह रहे हैं कि रुड़की में जो रेलवे लाइन देवबंद से रुड़की आ रही है कब तक आ जाएगी, कब तक आ जाएगी ये कोई पता नहीं है। इस बजट में कुछ बताया नहीं गया है। तो पिछले बजट के हिसाब से क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। कल रेल मंत्री ने जो है कुछ बातें बताई हैं, लेकिन वो पिछली उपलब्धियों को उसमें ज़्यादातर गिनाया है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में कर्णप्रयाग वो रेल लाइन वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अब पता नहीं उसमें कितनी प्रगति हो रही है। कई सालों से वो चल रहा है और ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप वाला है। अभी तो उसकी प्रगति देखनी चाहिए। पता नहीं मीडिया में दिखती है कि नहीं दिखती, फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं है उसके हालात। उत्तराखंड वाले ज़्यादा उसे बेहतर बता सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है और इस बार उस पर क्या हुआ है। तो कल बताया है इन्होंने। वैसे ही अगर कहीं आपके अखबार उधर खबर छपी हो तो पता चल जाएगा, नहीं तो ये एकदम बिल्कुल इस बारे में कुछ स्थिति क्लियर नहीं है दीपक बोहरा जी। तो इसलिए अब क्या ही बताएं आपको। तो बहरहाल ये मैं कह रहा था कि इन्होंने ये लिखा है। हाँ हाँ, ये ओवर ब्रिज नहीं, अंडर ब्रिज की बात है। अंडर ब्रिज बनाए गए हैं जहाँ पे भी, तो वो काफ़ी संकट खड़े कर दिए हैं अंडर ब्रिज वाले जो है। उसमें पानी भर जाता है, खास करके बारिश के मौसम में तो लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें से पानी, अंडर ब्रिज में पानी भरा रहता है, उसी में से निकलना पड़ता है। उसकी व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। तो ये पहले वाली स्थिति से और स्थिति को बिगाड़ दिया गया है एक तरीके से। तो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ किया नहीं गया है। ऐसा लगता है कि लोगों को परेशान होना पड़ेगा सालों साल, ऐसा लग रहा है। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने जो लिखा है कि तनख्वाह 1964 में 1500 हुआ करती थी और 2023 में 2,80,000 है। और 1964 में सोने का जो भाव था वो 63.25 रुपया तोला था, और 2023 में सोने का भाव जो है वो है 84,495 रुपया तोला। तो ये अंतर जो है काफ़ी है। और इसी तरह गेहूं का भाव जो है 50 पैसे प्रति किलो था 1964 में, और अब 40 रुपया प्रति किलो है। तो
क्या मतलब ज़मीन आसमान का अंतर एक मुहावरा बोला जाता है, तो उससे भी बड़ा अंतर दिख रहा है। और 1964 में डॉलर के मुकाबले रुपए का जो मूल्य था वो 4.76 था। 4.76, एक डॉलर में 4 रुपया 76 पैसे कीमत थी एक डॉलर की रुपए में। और 2023 में डॉलर 86.96 हो गया, और अभी तो जो है 87 के नीचे चला गया है। तो कहाँ, अगर 5 रुपया मान लें तो इधर जो है 87 पे बैठा हुआ है। तो आप इसकी जब देखेंगे हकीकत, तो 12 लाख की हकीकत तो पानी मांगने लग जाती है इसके मुकाबले। और उस समय 1964 में अधिकतम आयकर जो है 23 से 25% लिया जाता था, अधिकतम आयकर। और अभी 30% अधिकतम आयकर लिया जा रहा है। और 12 लाख से अधिक इनकम होने पे आपके लिए एक स्लैब दिया गया है, और उसके बाद आप जो है 4 लाख तक आपको कुछ नहीं होगा, और 4 लाख से 8 लाख पे 5%, फिर 8 से 12 पे जो है 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30% तक ऐसे चला जाता है। उस स्लैब में आप आ जाएंगे। और इस पे हमने काफ़ी अपने पिछले वीडियो में बताया भी कि ये मतलब क्या है इसकी हकीकत, इससे क्या लाभ होने वाला, क्या नहीं लाभ होने वाला है। तो बहरहाल आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो बयान था वो कितना सरलीकृत था, और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से और अपने कार्यकाल की तुलना केवल आयकर की सीमा बढ़ा देने से नहीं होगी। समग्रता में देखना पड़ेगा, और भी चीज़ें होती हैं, परिस्थिति और दूसरे हालात भी देखने पड़ते हैं। आज़ादी के बाद मतलब लगभग 200 साल की गुलामी के बाद जो है, उसके पहले जो है राजशाही के अंडर में, फिर नवाबशाही के अंडर में रहने के बाद देश आज़ाद हुआ था, और हालात काफ़ी ख़राब थे। लोगों की जो आय थी और जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति। तो उसको सुधारने के लिए जो उस समय किया गया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेहतर किया गया था। और अभी तो खैर केवल हेडलाइन बनाई जा रही है, यही कहा जा सकता है। और इसी का परिणाम है कि जो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और बजट से ही रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, छपी है खबर की जो है रुपया पहली बार 87 के नीचे चला गया। एक डॉलर के मुकाबले 87 रुपये 87 के नीचे चला गया है। और अमेरिका के 3 देशों पर टैरिफ लगाने से जो है 49 पैसे रुपया टूटा है। तो हालत ये है कि अभी तो 3 देशों पे, कनाडा, मैक्सिको और चीन पे अमेरिका ने कार्रवाई की है। भारत भी उसके दायरे में है, ब्रिक्स देश में आता है। और ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं, और उसका असर ये दिख रहा है। और भारत पर भी कभी भी ये चीज़ें लग सकती हैं। तो उसके बाद की जो स्थिति होगी वो देखने वाली होगी। काफ़ी ये चल रहा है। हालांकि इन 3 देशों ने जो है अमेरिका को जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, लेकिन भारत पे जब अमेरिका कार्रवाई करेगा तो भारत क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। वित्त सचिव हैं, वो कह रहे हैं रुपए को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मत करिए चिंता। किसने कहा कि चिंता करिए? चिंता करते तो कुछ करते ही। इनका कहना है कि रुपए के सर्वकालिक निचले स्तर पर आने के बीच वित्त सचिव हैं तुहिनकांत पांडे कह रहे हैं भारतीय मुद्रा के मूल्य को लेकर चिंता नहीं है। आरबीआई रुपए की अस्थिरता को संभाल रहा है। रुपए की दर बाजार पर आधारित है, इसके लिए निश्चित दर तय नहीं होती। विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से विनिमय दर पर दबाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ सप्ताह से गिरावट जारी है। इस कारण पुनर्मूल्यांकन के साथ रुपए के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए आरबीआई की ओर से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। तो वित्त सचिव, हालांकि एक समय
ये भी था कि रुपए का गिरना और देश की प्रतिष्ठा से भी जोड़ के बयानबाजियाँ हुई थी। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक रूटीन है। बहरहाल इसका हम भारतीयों पे, ना भारतीय नागरिकों पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, वो पड़ता रहेगा। उधर जो है सोना 85,000 के पार पहुंच गया है, 400 रुपया महंगा हो गया है। तो ये जो आयकर में जिनको छूट मिली है ना, वो सोना ही खरीदेंगे आने वाले दिनों में। बताया जा रहा है कि वो बाज़ार में जाके जो है सामान खरीदेंगे, तो सामान तो नहीं खरीदेंगे, वो सोना ही खरीदेंगे। या आज फिर शेयर बाज़ार में जाएंगे। और शेयर बाज़ार का हालत ये है कि सेंसेक्स 319 अंक लुढ़क गया था कल, और निवेशकों के 4.30 4.30 लाख करोड़ रुपए डूब गए कल ही। और इससे पहले से डूबते आ रहे हैं शेयर बाज़ार में। तो शेयर बाज़ार में ही जाएगा ये जो 12 लाख वाली चीज़ें हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि रेपो दर में 5 साल में पहली बार कटौती हो सकती है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक 5 फरवरी की होनी है, तो 7 को ये फैसला आ जाएगा रेपो दर पे क्या होने वाला है। ये भी एक खबर है कि ऑफिस में काम करने वालों की भर्तियां 4% बढ़ गई हैं। एफएमसीजी कंपनियों ने सर्वाधिक नौकरियां दी है। ऑफिस में काम करने वाले मतलब ये वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, इसकी जो है 4% बढ़ गई है। ऐसा जो है एक ऑनलाइन कोई साइट है, उसके सर्वे के आधार पर ये कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट घोषणाओं और कर बदलावों से बैंकों में 45,000 करोड़ रुपए तक जमा होंगे। कर छूट सीमा बढ़ाए जाने से बैंकों में लौटेगी 20,000 करोड़ की रकम। तो ये एक इनका अपना आकलन है कि ऐसा होगा। तो ऐसा हो, ठीक है, बैंकों को पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लोग जो है सोना खरीदेंगे या फिर शेयर खरीदेंगे और उधर चला जाएगा, बैंक वाले देखते रह जाएंगे कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। खबर है कि विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। निर्यात में 14 साल की सबसे तेज वृद्धि हुई है। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये चल रहा है। उधर एक एआई पे जो है काफ़ी चर्चा है। एआई जब से चीन की कंपनी डीपसीक ने निःशुल्क एआई मॉडल उपलब्ध कराया तो चर्चा रही है। कल संसद में, लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया। काफ़ी उनका सराहनीय भाषण दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बेरोज़गारी जो है एक अनसुलझी समस्या हो गई है। इसको यूपीए भी नहीं सुलझा पाई, मतलब जब कांग्रेस गठबंधन सरकार थी तब भी नहीं सुलझा पाई थी। सही बात है, तब भी थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। अब एनडीए एकदम से फेल हो गई है, कोई समाधान नहीं निकाल पाई। तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो कार्यकाल थे उस पर भी सवाल उठाते हुए किया। खास करके चीन की एआई तकनीक को लेके उन्होंने चिंता जाहिर की कि चीन जो है तरह तरह की चीज़ें जो है खोजता चला जा रहा है और हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो फैल रहा है। तो वाकई ये जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और ये सब चीज़ें थी, ये कहीं दिख नहीं रही हैं। और नई तकनीक है, नई नई जो तकनीकें आ रही हैं उस दूसरे देशों पे ही निर्भर हैं और अपने देश में कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि अब तकनीकी मंत्री ने कहा है कि वो जब भारत भी जल्दी ही एआई ले आएगा, बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है और एआई की जगह जगह पढ़ाई और इसकी बातें की जा रही हैं। ऐसा किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं सरकारी, वहाँ पे दूसरे तरह की नीतियाँ चल रही हैं। प्राइवेट हैं, वहाँ कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बेशक पैसे ज़्यादा लेते हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन क्वालिटी का एजुकेशन नहीं है। हालत ये है कि वहाँ पढ़कर निकले लोगों को मार्केट में जॉब नहीं मिलती। कंपनियां कह देती हैं कि जो है कि नहीं, ये योग्य ही नहीं है, इनमें जो है
ये प्रशिक्षित नहीं है इस तरीके से काम के लायक। जो जिस काम के लिए प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है वो काम ही नहीं कर पाता है, कंपनियां कहती हैं कि ये प्रशिक्षित नहीं है, उसके लायक नहीं है। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति इसलिए है कि क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम आप क्वालिटी का एजुकेशन दें, ताकि जो है वो किसी के काम आए। इतनी फीस लेने के बावजूद अगर कोई अप्रशिक्षित रह जा रहा है किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो ये चिंता की बात है। तो फिर वो क्या चीज़ें ईजाद होंगी। यही हाल हमारे देश की कंपनियों का है। निजी कंपनियां जो है कोई खोज शोध करना नहीं चाहती, उस पर पैसे खर्च करना नहीं चाहती, धन कमाना चाहती है। तो इसका परिणाम है कि एआई जैसी जो नई नई तकनीकें हैं वो आ नहीं पाती हैं, और चीन जैसा देश इसमें आगे निकलता जा रहा है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। तो डीप सीक के बाद जो है, जो अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई का जो अपना वो है, उस ओपन एआई ने भी डीप रिसर्च नाम से जो है एक चैटबॉट जो है कर दिया है। तो ये ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी को ओवरटेक कर लेगा, जो ऐसी आशंका है। आशंका क्या है, लगभग कर लिया है। जो चीन का डीप सीक है वो चैट जीपीटी का बैंड बजा दिया है। तो बैंड बजने के अलावा जो है उस कंपनी का भी बैंड बज गया है। पूरा ये अमेरिकी कंपनियां हिल गई हैं। इसका परिणाम है कि उन्होंने भी डीप सीक के तरह डीप रिसर्च ले आया है, और ये इनका कहना है कि जो है ये इससे पहले पिछले हफ्ते ही ऑपरेटर लॉन्च किया था। सैम आल्टमैन है ओपन एआई के जो इसके अधिकारी हैं, उन्होंने जो है किया था, ऑपरेटर लॉन्च किया था। एजेंट को अपने चैटबॉट चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर व्यापक शोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एजेंट मॉडल नाम दिया है। बताया जा रहा है कि डीप सीक के जवाब में यह अधिक सुरक्षित भी है और यूजर फ्रेंडली भी। कंपनी के मुताबिक वेब ब्राउजिंग और पाइथन एनालिसिस के लिए अनुकूलित ओपन एआई O3 द्वारा संचालित डीप रिसर्च इंटरनेट पर टेक्स्ट, फोटोज़ और पीडीएफ को बेहतर तरीके से ब्राउज करने के लिए तर्क का उपयोग करता है, ऐसा ये कह रहे हैं। टेक्स्ट मतलब जो मैटर लिखा रहता है, फोटोज़ और पीडीएफ में जो मैटर होता है, तो उसको ये बेहतर तर्क के साथ उपयोग करता है। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि डीप रिसर्च उन लोगों के लिए बनाया गया जो वित्त, विज्ञान, नीति और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च का काम करते हैं। कंपनी का कहना है कि चैट जीपीटी के मैसेज कंपोजर से डीप रिसर्च सेलेक्टर और क्वेरी डाल सकते हैं। तो एक ये इन्होंने दिया है। अब ये तो जो इसका उपयोग करेंगे वही जानेंगे कि ये क्या है, लेकिन ये भी एक सीमित दायरे का लगता है। और जिस तरह से डीप क्या कहते हैं, डीप सीक का जो मॉडल है वो काफ़ी बेहतर है, निःशुल्क है और सभी को उपलब्ध है। तो उसके मुकाबले ये तरह तरह की जो है इनकी अपनी गतिविधियाँ चल रही हैं। देखिए इसका क्या परिणाम निकलता है आने वाले दिनों में। तो इस तरह की जो खबरें रहेंगी चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप साथ में जुड़िए या बाद में देखिए इसको। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते अगेन। मैं ओम प्रकाश तिवारी।